गर्मी में बहू का नीले ड्रम का जुगाड़। कितनी गर्मी लग रही है, ऊपर से इस चूल्हे के धुएं से और दम घुटता जा रहा है। पूनम अपने छोटे से घर में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठी गर्मी से बहुत परेशान हो रही थी। तभी घर में उसके बूढ़े सास ससुर मदन और जानकी आते हैं तो दोनों धुएं के कारण खांसने लगते हैं। अरे बहू, ये धुआं इतना कैसे फैल गया? अरे यहाँ तो दम घुट रहा है मेरा। माँ जी, बापूजी, आप दोनों बाहर आंगन में जाकर बैठ जाइए, यहाँ धुएं से और तकलीफ होगी आपको। दोनों घर के आंगन में जाकर बैठ जाते हैं। बाहर आंगन में मदन की बेटी कविता बर्तन धो रही थी। पता नहीं कब ये गर्मी का कहर हम गरीबों का पीछा छोड़ेगा। माँ, जब तक खाने की व्यवस्था नहीं हो जाती आप दोनों बाहर ही बैठिए। बेटिया, यहाँ भी तो गर्मी से दम घुट रहा है। पूनम का घर अंदर से एक कमरे का छोटा सा घर है, जहाँ केवल एक चारपाई, मिट्टी का चूल्हा, एक पुराना टेबल फैन और कुछ ही मिट्टी के बर्तन थे। गर्मी का मौसम चल रहा था। कड़ाके की गर्मी से पूनम का शरीर पसीना पसीना हो चुका था। थोड़े समय बाद खाना बनकर तैयार हो जाता है तो सब घर में आते हैं। कविता, बच्चे कहाँ हैं? बाहर खेल रहे होंगे कहीं वो। बाहर इतनी गर्मी है, ये बच्चे भी ना मेरी एक नहीं सुनते। अगर रोज रोज वो बाहर धूप में खेलते रहेंगे तो वो बीमार हो जाएंगे। क्या हो गया इस पंखे को? चालू होने के बाद भी ये हवा नहीं दे रहा। गर्मी के मारे दम घुटने लगा है। माँ, ये पंखा बहुत पुराना हो चुका है, इसलिए इसकी हवा नहीं आ रही। बहू, तू खाना जल्दी बना दिया करना। तेरे खाना बनाने के चक्कर में पूरे घर में धुआं हो जाता है और फिर हमें काफी समय तक बाहर धूप में ही बैठना पड़ता है। बापूजी, हमारे पास एक ही चूल्हा है। पहले मैं सब्जी बनाती हूँ, फिर रोटियां बनाती हूँ। इस वजह से खाना बनाने में समय लगता है। अरे पसीने से तो पूरे शरीर में खुजली हो रही है मेरे। जानकी, मैं दरिया पर जा रहा हूँ नहाने। पसीने से पूरा शरीर गीला हो गया है मेरा। मदन बाहर चला जाता है। पूनम के इस घर में बाथरूम नहीं था, इसलिए सब पास के दरिया पर जाकर नहाते थे। और गर्मी से बचने के लिए ना उनके घर पर कूलर था, ना अच्छा पंखा। थोड़े समय बाद पूनम के दो बच्चे रोहन महेश घर आते हैं। दोनों भी पसीने से पूरे भीग चुके थे। कहाँ गए थे तुम दोनों? पता है ना बाहर कितनी गर्मी है। तभी महेश मिट्टी के मटके से पानी पीता है तो उसे उल्टी हो जाती है। महेश, क्या हुआ बेटा? माँ, ये पानी तो कितना कड़वा और गर्म है, पिया भी नहीं जा रहा है ये। बेटा, ये काफी पुराना हो गया है ना, तो गर्मी के कारण इसमें बदबू फैल गई है। पीने का पानी महीनों गिनती नहीं आ रहा। गर्मी का मौसम आया नहीं कि मीठे पानी नल में आना ही बंद हो जाते हैं। पूनम के परिवार वाले बड़ी गरीबी में अपना जीवन बिता रहे थे। थोड़े समय बाद पूनम का पति संदीप घर आता है। अरे पूनम, जल्दी खाना निकालो, आज कारखाने में बहुत काम है, मुझे जल्दी भी जाना है। थोड़े समय बाद सब घर में फर्श पर खाना खा रहे थे। जी, आप कहीं से एक अच्छा पंखा ले आइए ना, गर्मी के कारण घर में बैठा ही नहीं जा रहा है और ये पंखा भी हवा नहीं दे रहा। हाँ बेटा, तू कैसे भी करके एक पंखा ले ही आ, वरना ये गर्मी हमारी जान ही ले लेगी। इस साल गर्मी तो कुछ ज्यादा ही लग रही है, पहले तो इतनी गर्मी कभी नहीं लगती थी। कविता, यहाँ पास में जो कारखाना है ना, जहाँ मैं काम करता हूँ, उस कारखाने में 4 भट्टियां शुरू हो चुकी हैं। उसी की भाप से गांव में इतनी गर्मी महसूस हो रही है। उन भट्टियों का तापमान इतना खतरनाक होता है कि वो बारिश को भी रोक देते हैं। अरे जब वो कारखाना इतना खतरनाक है तो बेटा तू वहां काम ही क्यों करता है? क्या करूं बाबा, यहाँ करने लायक कोई काम नहीं है। बड़ी मुश्किल से ये एक काम मिला है मुझे। संदीप पास के एक कारखाने में मजदूरी करता है, जहाँ कारखाने में प्लास्टिक के पुराने ड्रम को पिघलाकर नए ड्रम बनाए जाते हैं। थोड़े समय बाद संदीप अपने काम पर चला जाता है। शाम का समय। अब खाना बनाऊंगी तो फिर से चूल्हे का धुआं घर में हो जाएगा। एक काम करती हूँ, मैं एक और मिट्टी का चूल्हा बनाकर इस चूल्हे के साथ उसे जोड़ देती हूँ। फिर एक चूल्हे पर मैं सब्जी बनाने रख दूंगी और दूसरे पर रोटियां बनाती जाऊंगी। इससे खाना जल्दी भी बन जाएगा और किसी को ज्यादा देर तक बाहर भी नहीं बैठना पड़ेगा। तभी पूनम एक और मिट्टी का चूल्हा बनाती है और उसे अपने चूल्हे के साथ चिपका कर दोनों चूल्हों पर एक साथ खाना बनाती है। रात का समय। संदीप अपने साथ एक नीला प्लास्टिक का ड्रम लेकर घर आता है। आप ये ड्रम क्यों लेकर आए हो जी? ये थोड़ा खराब हो चुका है तो कारखाने वाले से फेंक रहे थे, मैं इसे घर ले आया। सोचा अपने किसी काम आ जाए, ये राशन या कोई सामान रखने के लिए। हम गरीबों के घर कहाँ इतना राशन होता है जी कि हम उसे इस ड्रम में रख सके। कोई नहीं, हमारे कुछ तो काम आएगा ये।
संदीप की आमदनी बहुत कम थी, जिसमें उसके परिवार वाले बड़ी गरीबी में पेट कूट काट कर अपना जीवन बिता रहे थे। रात का समय सब घर में फर्श में सोए हुए थे। यहाँ तो गर्मी से नींद ही नहीं आ रही है। गर्मी के कारण किसी को भी नींद नहीं आ रही थी। तभी जिस चारपाई पर मदन और जानकी सोए हुए थे, उसका एक पहिया कमजोर होने की वजह से टूट जाता है। अरे अब इसका ही टूटना बाकी था। अरे पता नहीं कब हम गरीबों के जीवन से ये परेशानियां खत्म होंगी। पापा, आप दोनों यहाँ नीचे आकर सो जाइए। अब बिना कूलर के और पंखे के इस गर्मी भरे मौसम में कोई भी चैन की नींद नहीं सो पाता। अगले दिन संदीप अपने काम पर चला जाता है और कविता अपनी क्लास चली जाती है। कविता इलेक्ट्रिक कोर्स सीख रही थी। माँ जी, आप बच्चों का ध्यान रखना, मैं जंगल से लकड़ियाँ लेकर आती हूँ। घर में लकड़ियाँ खत्म हो चुकी हैं। पूनम बाहर चली जाती है। तभी दोनों बच्चे उस नीले ड्रम को नीचे गिराकर उसके अंदर घुसकर खेलने लगते हैं। उसे धकेल कर घुमाते जाते हैं। अरे बच्चों, लग जाएगा तुम्हें। कितना मजा आ रहा है। अब मेरी बारी है भैया। तभी महेश ड्रम के अंदर घुस जाता है और रोहन उस ड्रम को लौटाने लगता है। ये बच्चे भी ना बड़े शैतान हो गए हैं। चलिए जी, हम बाहर जाकर पेड़ की छांव में खुली हवा में बैठते हैं। थोड़े समय बाद पूनम लकड़ियां लेकर घर आती है तो बाहर आंगन में उसके सास ससुर एक पेड़ के नीचे बैठे थे और जानकी गीली मिट्टी के ऊपर लेटी हुई थी। अरे माँ जी, आप यहाँ जमीन पर गीली मिट्टी पर क्यों लेट गए? अरे बहू, घर में तो गर्मी के मारे लेटा नहीं जा रहा और यहाँ जमीन भी गर्म थी तो मैंने थोड़ा यहाँ पानी डाल दिया और इसी गीली मिट्टी पर लेट गई। इससे थोड़ी ठंडक तो मिल रही है मुझे। क्या माँ जी, आप भी? पूनम घर में आती है तो दोनों बच्चे ड्रम से खेल रहे थे। ये लो, घर में कोई नई चीज आई नहीं कि इनकी शैतानी शुरू हो जाती है। पूनम दोनों बच्चों को बाहर भेज देती है। पसीने से तो पूरा शरीर गीला हो गया मेरा। इस समय नदी पर जाकर नहाना ठीक नहीं रहेगा। अंधेरा होने दो, मैं तब चली जाऊंगी वहां नहाने। तब तक घर की सफाई कर लेती हूँ। पूनम घर की सफाई करने में लग जाती है। कुछ दिन बाद अब गर्मी में फर्श पर सोने से मदन और जानकी की पीठ पर लाल दाग हो चुके थे, जो उन्हें बहुत तकलीफ दे रही थी। रात का समय सब घर में थे। नहीं, मैं यहाँ नहीं सोऊंगी। फर्श पर इतनी गर्म भाप लग रही है कि पूरी पीठ लाल हो गई है मेरी। माँ, मेरे पास जैसे ही पैसे आएंगे मैं आपके लिए दूसरी चारपाई ले आऊंगा, पर तब तक तो आप सो जाइए। नहीं, इस गर्मी में तू ही सो, मैं बाहर जाकर बैठती हूँ। मुझे नहीं मरना इस गर्मी में। जानकी बाहर चली जाती है। जी माँ जी को चारपाई के सिवाय नींद नहीं आती। मैं कहाँ से लाऊं नई चारपाई पूनम? जो पैसे मिले थे उसमें राशन और बिजली का बिल आ गया। अब तुम भी जानती हो कि मेरी कमाई कितनी कम है। कम आमदनी के चलते संदीप अपने परिवार की किसी भी जरूरत को पूरा नहीं कर पा रहा था। अगले दिन पूनम घर में सफाई कर रही थी। तभी सबकी नजर उस नीले ड्रम पर पड़ती है। अगर मैं इस ड्रम से माँ जी के लिए बेड बनाऊं तो एक काम करती हूँ, मैं इस ड्रम को 2 हिस्सों में काट देती हूँ। तभी पूनम 5 रुपए का एक ब्लेड लेकर आती है और उसकी सहायता से उस प्लास्टिक के ड्रम को खड़ा बीच में से काट कर उसके 2 हिस्से कर देती है। अब दोनों ही हिस्से नाव की तरह दिख रहे थे। अब इन दोनों को घर के एक कोने में आसपास रख देती हूँ और इनके अंदर मिट्टी भर देती हूँ। पूनम दोनों हिस्सों को घर के एक कोने में आसपास रख देती है और उनके नीचे चारों ओर से ईंटों के सपोर्ट दे देती है ताकि दोनों अपनी जगह से हिले डुले नहीं। तभी पूनम बाहर आकर आंगन में मिट्टी लेकर घर के अंदर आती है और अब बार बार पूनम को मिट्टी ले जाते देखकर बाहर बैठे मदन जानकी दंग रह जाते हैं। अरे बहू, तू ये मिट्टी घर के अंदर क्यों ले जा रही है? माँ जी, मैं आपके लिए एक चीज बना रही हूँ। पूनम अंदर चली जाती है। बहू, क्या चीज बना रही है? पता नहीं, चलिए देखते हैं। दोनों घर में आते हैं तो पूनम ने दोनों ड्रम के टुकड़ों को मिट्टी से पूरा भर दिया था और उसने मिट्टी को भी बराबर लेवल में दबाकर सही कर दिया था। बहू, ये क्या कर रही है तू? माँ जी, मैं आपके लिए बेड बना रही हूँ। तभी पूनम दोनों ड्रम के टुकड़ों को मिट्टी के अंदर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर उस मिट्टी को थोड़ा गीला कर देती है और उस मिट्टी के ऊपर अनाज की बोरियां डालती है और उन पर भी थोड़ा थोड़ा पानी छिड़क कर उन्हें भी गीला कर देती है। अरे बहू, ये क्या कर रही है तू? भला यह कैसा बेड है? 1 मिनट माँ जी। तभी पूनम उन बोरियों पर 2 बड़ी पन्नियां डालकर उन पर 2 चादरें बिछा देती है। माँ जी, बापू जी, अब आप दोनों इन दोनों बेड पर लेट जाइए। ये कैसे बेड बनाए हैं तूने बहू? भला ऐसे बेड कहाँ होते हैं? दोनों ड्रम के बने उन दोनों बेड पर लेट जाते हैं।
अरे इस पर तो कितना ठंडा लग रहा है, ये चादर तो बर्फ की तरह ठंडी हो गई। हाँ हाँ, ये तो बहुत ठंडा लग रहा है। बहू, कैसे किया तूने ये? माँ जी, ये है ठंडक देने वाला नया जुगाड़ू बेड है। मैंने ड्रम के दोनों टुकड़ों के अंदर मिट्टी इसीलिए भरी क्योंकि हम जब भी मिट्टी के अंदर पानी डालेंगे तो मिट्टी ठंडी रहेगी और अनाज की गीली बोरियां मिट्टी के अंदर की निकलने वाली गर्म भाप को ठंडक में बदल देंगी और ऊपर की पन्नी चादर को गीला होने से बचाएगी। वाह वाह बहू वाह, क्या दिमाग पाया है तूने। अरे तूने तो सोने के लिए बेड भी बना दिया और गर्मी से बचने की राहत भी बना दी। दोनों पूनम की बहुत तारीफ करते हैं। शाम का समय था। जब सब घर आते हैं तो वो सब पूनम की इस कारीगरी से बहुत खुश होते हैं। रात का समय, सब घर में सोए हुए थे और मदन जानकी अपने उस ड्रम के बेड पर लेटे थे। इतने दिनों बाद आज मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। दादी जी और दादाजी मजे से इस ठंडे बेड पर सो रहे हैं और हम ऐसे गर्मी में। बेटा, माँ जी बापूजी बुजुर्ग हैं, उन्हें गर्मी से तकलीफ हो रही है ना, इसलिए इस बेड पर वो सो रहे हैं। बहू, यहाँ बहुत सी जगह है, आ जाओ बच्चों, तुम दोनों भी हमारे पास आकर सो जाओ। दोनों बच्चे मदन जानकी के पास उस ड्रम वाले बेड पर सो जाते हैं। अब मिट्टी की ठंडक से चारों मजे की नींद सो पाते हैं। अब इसी तरह दिन प्रतिदिन बीतने लगे, पर गर्मी के कारण घर में सबका बुरा हाल हो रहा था। एक शाम, पूनम ये लो 1500 रुपए, घर का राशन ले आना। अब बाकी पैसों में माँ जी बाबूजी की दवाई ले आता हूँ और बिजली का बिल भरकर थोड़े पैसे कविता को क्लास की फीस दे देता हूँ। राशन तो है नहीं, मैं अभी ही जाकर राशन ले आती हूँ। पूनम मार्केट से एक दुकान पर आकर राशन लेने लगती है। काश कि हमारे पास कुछ पैसे होते तो हम भी एक कूलर ले आते थे जो मेरे परिवार को गर्मी से तो बचाता था। तभी पूनम की नजर सामने एक कबाड़ की दुकान पर पड़ती है जहां कूलर की एक मोटर, पंखा और एक पानी की मोटर पड़ी हुई थी। ये देखकर पूनम उस कबाड़ वाले के पास जाती है। भाई साहब, ये मोटर चालू है क्या? पता नहीं बहन जी, ये तो कबाड़ है, इसे तो हम जलाकर पिघला देते हैं। अगर ये मोटर चालू हुई तो मैं इससे कूलर बना सकती हूँ। भाई साहब, क्या आप ये मोटर, पंखा और पानी की मोटर मुझे दे सकते हो? ठीक है, 300 रुपए दे दो और ले जाओ। पूनम कबाड़ वाले से वो सारा सामान और राशन लेकर घर आ जाती है। पूनम, तुम ये कबाड़ क्यों लेकर आई हो? आपको पता है, मेरे मायके में हमारा एक पड़ोसी है जो नए कूलर बनाता है। मैं हमेशा उसे कूलर बनाते देखती थी। अब उसका देखा देखी मुझे भी पता है कि कूलर कैसे बनाते हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि हम भी ड्रम का एक कूलर बनाते हैं। भाभी, ड्रम से कैसे कूलर बन पाएगा? बनेगा कविता। संदीप जी, आप ना बस मुझे एक ड्रम लाकर दे दीजिए। पूनम, कारखाने का मालिक अब पैसों में देगा मुझे ड्रम। खराब ड्रम इस बार बार नहीं आते। जी, आप कैसे भी करके ले आइए ना एक ड्रम। मैं चाहती हूँ कि हमें भी गर्मी से बचने के लिए कूलर मिल जाए। ठीक है, मैं कल ले आऊंगा। अगले दिन दोपहर में संदीप एक ड्रम लाकर पूनम को देता है तो पूनम उस ड्रम को सामने गोल आकार का छेद करती है और आजू बाजू 2 बड़े चौकून छेद करती है। और जैसे उसने उस आदमी को कूलर बनाते हुए देखा था, वो वैसे ही उस ड्रम के अंदर मोटर और पंखे को फिट कर देती है। कविता, तुम्हें तो इलेक्ट्रिक काम आता है ना, तुम इसकी वायरिंग कर दोगी? ठीक है भाभी। कूलर का ढांचा बनकर तैयार था। तभी कविता उसमें वायरिंग करती है और उस मोटर को ऑन करके देखती है तो मोटर चालू हो जाती है। अरे वाह, ये मोटर तो चालू है। भाभी, अब पानी तो हम इसमें डाल देंगे, पर आप इन फड़कों पर लगाने के लिए घास कहाँ से लाएंगी? अरे हाँ, घास लाने के लिए तो हमारे पास पैसे ही नहीं है। संदीप को कारखाने से पैसे भी अब अगले महीने ही मिलेंगे। एक काम करते हैं, जंगल में तो बहुत सी सूखी घास होगी, हम तब तक वही घास ले आते हैं। तभी पूनम जंगल से थोड़ी सूखी घास लाती है और दोनों फड़कों पर घास और अनाज की बोरियां लगा देती है। रात का समय, पूनम का ड्रम कूलर बनकर तैयार था और वो सबको काफी ठंडी हवा भी दे रहा था। अरे वाह, इस कूलर की तो कितनी अच्छी हवा आ रही है। पूनम, तुम तो कमाल हो यार, कहाँ से लाती हो तुम ऐसे जुगाड़? अपने जुगाड़ से हजारों रुपए का कूलर हमने 500 रुपए में बना लिया। माँ, जब आप ये चीजें बना रहे हो तो हमारे लिए एक फ्रिज भी बना दीजिए ना, इतनी गर्मी में गर्म पानी नहीं पिया जाता हमसे। हाँ हाँ बहू, बात तो सही है रोहन की, गर्म पानी सच में पिया नहीं जा रहा। पर माँ जी, फ्रिज बनाना मुझे नहीं आता। मुझे आता है भाभी, हम कबाड़ से पुराने फ्रिज का सामान ले आएंगे, आप बस ड्रम से फ्रिज का ढांचा बना देना, बाकी काम मैं कर लूंगी। कुछ दिन बाद संदीप किसी से कर्ज लेकर पुराने फ्रिज का सामान और एक ड्रम लेकर आता है, जिसके बाद कुछ दिनों की मेहनत से कविता और पूनम उस ड्रम का एक फ्रिज बना लेते हैं, जिसके बाद उन्हें ठंडा पानी पीने का सुख प्राप्त हो जाता है। एक शाम,
भाभी 4 दिन से मैंने नहाया नहीं है, चलिए ना हम दरिया पर जाकर नहा कर आते हैं। हाँ मैंने भी 2 दिन से नहाया नहीं, चलो नहा कर आते हैं। दोनों बाहर आते हैं तो थोड़ा अंधेरा हो चुका था। तभी दोनों दरिया पर आकर नहाने लगते हैं। तभी गांव के कुछ छिछोरे लड़के उन्हें देखने लगते हैं तो कविता की नजर उन पर पड़ जाती है। भाभी कुछ लड़के हमें देख रहे हैं। कहाँ? वहाँ पेड़ के पीछे। पूनम उन लड़कों को देखती है। चलो कविता हम घर चलते हैं। दोनों घर आकर मदन और संदीप को सारी बात बताते हैं। क्या? कौन था वो बदमाश? मैं उन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। छोड़िए ना संदीप जी, क्यों उन बदमाशों के मुंह लगना। मैं कब से कह रही हूँ कि घर में एक बाथरूम बना लो, ऐसे नदी पर जाकर नहाना अच्छी बात नहीं है। मैं भी कब से यही सोच रहा हूँ माँ, पर मेरे पास पैसे ही नहीं जम पा रहे हैं। तभी पूनम की नजर ड्रम के टूटे हुए टुकड़ों पर पड़ती है। संदीप जी हम घर के एक कोने में ड्रम से एक बाथरूम बना लेते हैं ना। वो कैसे? हम ड्रम का प्लास्टिक बड़े बड़े साइज में काटेंगे और उन्हें गर्म करके पतला दीवार की तरह शेप देंगे और घर के कोने में उन्हें लगाकर एक बाथरूम बना लेंगे। हाँ उपाय तो तुम्हारा बढ़िया है, चलो कोशिश करके देखते हैं। अगले दिन संदीप 4-5 ड्रम लेकर आता है और सब उसे काटकर गर्म करते हैं और उन्हें चपटा करके गर्म से चिपकाकर बड़े बड़े दीवार की तरह 2 ढांचे बना लेते हैं। प्लास्टिक की दीवारें तो बन गई, चलिए अब इन्हें घर के कोने में लगा देते हैं। तभी सब उन बड़े प्लास्टिक की शीट को दीवार के कोनों पर कील से ठोक कर लगा लेते हैं, जिसके बाद घर के कोने में एक छोटा सा बाथरूम बन जाता है। जिसके बाद अब सब अपने उस नए बाथरूम में नहाने लगे। इसी तरह पूनम ड्रम के प्लास्टिक से छोटी रसोई भी बना लेती है और एक शाम अगर इंसान कोशिश करे तो वो कबाड़ से भी काफी अच्छी चीजें बना सकता है। कभी सोचे भी नहीं थे हमने कि बेकार से ड्रम आज हमारी इतनी जरूरतों के काम आएंगे। कविता अब तक आई क्यों नहीं माँ? हाँ आज तो आने में उसे बहुत देर हो गई। तभी कविता घर आती है। माँ, बाबा, भाभी क्या हुआ कविता? भाभी मुझे इस गांव के इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट में 20,000 रुपए महीने से नौकरी मिल गई है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है कविता। जी भाई, और मजे की बात ये है कि अब मैं आपको भी वहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी से लगा दूंगी और आपको 10,000 रुपए महीना पगार मिलेगी। ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा। भगवान जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि मेरी बच्ची की मेहनत रंग लाई और उसे इतनी अच्छी नौकरी मिल गई। हमारी कविता की मेहनत रंग कैसे ना लाती माँ जी, इसने इतनी मेहनत जो की है इस नौकरी को पाने के लिए। अब तो तेरा सपना पूरा हो गया ना कविता। अब हम जल्द से जल्द कोई अच्छा सा लड़का देखकर तेरा ब्याह करवा देंगे। नहीं माँ, मैं अभी शादी नहीं करूंगी। पहले मैं अपने इस परिवार को गरीबी के दलदल से बाहर निकालूंगी। आप सबने मुझे पढ़ने के लिए इतना संघर्ष किया। आज मैं जो कुछ बनी हूँ अपने भाई की बदौलत, इनकी मेहनत से बनी हूँ माँ। पहले मैं अपने भाई और आप सबकी गरीबी अपने दम पर दूर करूंगी, फिर शादी करूंगी। ये सुनकर संदीप और उसके माता पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरी बहन, तू हमारे बारे में कितना सोचती है। कैसे ना सोचती भाई, एक पिता की तरह आपने हर खुशी को पूरा किया है। मुझे जीवन में कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी आपने। तो आज जब मैं कामयाबी के मुकाम पर आ चुकी हूँ तो मैं आपको कैसे भूल सकती हूँ। दोनों एक दूसरे के गले लगकर रोने लगते हैं। आप दोनों भाई बहन के इस प्रेम को किसी की नजर ना लगे और दोनों इसी तरह जीवन भर हंसते खेलते मुस्कुराते रहें। सब कविता की नौकरी की खबर सुनकर बहुत खुश होते हैं। उसके बाद कविता उसी डिपार्टमेंट में अपने भाई को भी काम दिला देती है और दोनों भाई बहन वहां काम करके खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना जीवन बिताते हैं और अपनी गरीबी दूर करते हैं।